दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो जिंदा रहने के लिए जीतते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीतने के लिए ही जिंदा रहते हैं। उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है, कामयाबी। और यही कामयाबी का नशा एक दिन उनके अपनों के लिए, खुद उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। हरियाणा के एक बॉक्सिंग क्लब का उभरता हुआ सितारा अचानक एक रहस्यमयी मौत का शिकार बन जाता है और यही मौत बॉक्सिंग की दुनिया में लाती है एक तूफान। सिर्फ वो बॉक्सर ही नहीं मरता, मशहूर बॉक्सिंग कोच की बेटी का भी कत्ल हो जाता है बेहद बेरहमी से। पर सवाल ये है, ये कत्ल किसने किए और क्यों? जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है, ये पहेली और भी उलझती चली जाती है और जब आखिर में सच सामने आता है तो रूह कांप उठती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हाल ही में रिलीज हुई ग्लोरी सीरीज की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। इंडिया में बॉक्सिंग के लिए सबसे मशहूर जगह है हरियाणा का शक्तिगढ़। यहाँ के एक बॉक्सर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और उसी दिन से ये जगह बॉक्सिंग की धड़कन बन गई। एक के बाद एक कोचिंग सेंटर खुले और देश भर के माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ बॉक्सिंग सीखने के लिए भेजने लगे। पर बॉक्सर बनना कोई आसान काम नहीं। सालों की मेहनत, कोच की कुर्बानी, तब जाकर एक चैंपियन तैयार होता है। शक्तिगढ़ का सबसे पुराना बॉक्सिंग सेंटर है हरियाणा बॉक्सिंग सेंटर, पर इसे लोग सेंटर नहीं अखाड़ा कहते हैं। इस अखाड़े का कोच है रघुबीर सिंह। रघुबीर खुद नेशनल लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट है और उसके बाप दादा भी अपने जमाने के नामी बॉक्सर रह चुके हैं। बॉक्सिंग उसे विरासत में मिली है और यही उसकी जिंदगी का मकसद है, उसका जुनून, उसकी जान। रघुबीर ने अपने शागिर्दों को नेशनल और एशियन लेवल पर गोल्ड दिलाया है, पर अब उसकी एक ही ख्वाहिश बची है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल। रघुबीर के 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा देव, छोटा बेटा रवि और सबसे छोटी बेटी गुड़िया। बीवी बहुत पहले गुजर चुकी है। रघुबीर ने अपने दोनों बेटों को बॉक्सर बनाकर खानदानी विरासत आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, पर देव को बचपन से ही बॉक्सिंग में दिलचस्पी नहीं थी। बाप के दबाव में प्रैक्टिस करता जरूर, पर मन से कभी नहीं, और बाप के हाथों मार भी खूब खाई। यही वजह थी कि वो अपने बाप से नफरत करने लगा। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान गुस्से में आकर रघुबीर ने देव के पैर पर इतना मारा कि पैर जख्मी हो गया। उसी हालत में नाराज होकर देव घर से भाग गया। कुछ दिन इधर उधर भटकता रहा और जख्म में पस पड़ गया। आखिर लोगों ने उसे ढूंढकर बाप को खबर दी, पर तब तक देर हो चुकी थी। इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि उसका एक पैर काटना पड़ा। उस दिन से देव नकली पैर, प्रोस्थेटिक पर चलता है। बाप से पहले ही चिढ़ था इस हादसे के बाद, तो वो रघुबीर का नाम तक सुनना नहीं चाहता था। बड़ा होते ही उसने घर छोड़ दिया। अपनी बर्बाद जिंदगी का इल्जाम वो रघुबीर पर ही डालता है। आजकल छोटे मोटे काम करके अकेला गुजारा करता है। और हाँ, उसका दिमाग बहुत गर्म है, बात बात पर भड़क उठता है, मारपीट पर उतर आता है। दूसरी तरफ रवि बिल्कुल अलग था। बचपन से बॉक्सिंग में जुनून और हुनर भी कमाल का, पर एक दिन नेशनल टूर्नामेंट में ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद उसने हमेशा के लिए ग्लव्स उतार दिए। बात यह है कि हरियाणा में रघुबीर का एक कट्टर दुश्मन है, वीजू सांगवान। वीजू शक्ति बॉक्सिंग क्लब का कोच है। दोनों के बीच जंग सिर्फ बॉक्सिंग की नहीं, इज्जत की भी है। दोनों चाहते हैं कि गोल्ड मेडल उन्हीं के क्लब में आए। नेशनल फाइनल में रवि का मुकाबला वीजू के क्लब के एक लड़के अर्जुन से था। रिंग के बाहर अर्जुन और रवि अच्छे दोस्त थे, पर वीजू ने पहले ही जजों को खरीद लिया था। जज जानबूझकर अर्जुन को ज्यादा पॉइंट्स दे रहे थे। जीत का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, नॉकआउट। रघुबीर ने रवि को यही सलाह दी। रवि ने जोरदार पंच मारा, अर्जुन नॉकआउट हो गया। पर हादसा ये हुआ कि वो वहीं ढेर हो गया हमेशा के लिए। रवि ने ये जानबूझ के नहीं किया था, पर अपने ही दोस्त की मौत का बोझ वो उठा नहीं पाया। उसी दिन उसने कसम खाई, अब कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। उस यादगार हादसे से दूर भागने और वीजू के क्लब वालों के बदले से बचने के लिए रवि की देवू की तरह हरियाणा छोड़कर निकल गया। उसका जाना मजबूरी थी, क्योंकि अर्जुन का बड़ा भाई धर्म ठाकुर उसे जान से मारने पर तुला हुआ था। अब रवि बिल्कुल बदल चुका है। कोई गाली दे, धक्का दे या जलील करे, वो चुपचाप सुनता है और निकल जाता है। बस एक ही उसूल, किसी पर हाथ नहीं उठाना। दोनों भाइयों के घर छोड़ने के बाद हरियाणा में रघुबीर के साथ बस गुड़िया रह गई। दोनों भाइयों की जान बसती थी अपनी छोटी बहन में। बाप से चाहे रिश्ता टूट गया हो, पर गुड़िया से उनका रिश्ता रोज का था। अपने बेटों से नाउम्मीद होकर रघुबीर ने एक नए लड़के को अपना शागिर्द बनाया, निहाल। निहाल एक गरीब घर का बच्चा था। बचपन से ही रघुबीर ने उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, उसे अपना बेटा बनाकर पाला और बॉक्सिंग सिखाई। निहाल के घर वाले रघुबीर के एहसानमंद थे। 8 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद निहाल ने एशियन चैंपियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल लाया। ये कारनामा उससे पहले किसी हिंदुस्तानी बॉक्सर ने नहीं किया था। पूरा देश सपने देखने लगा
कि अब ओलंपिक का गोल्ड भी निहाल के नाम होगा। रघुबीर का सपना सच होने ही वाला था, पर तभी एक तूफान ने सब उलट पलट कर रख दिया। निहाल और गुड़िया के बीच मोहब्बत हो गई थी और गुड़िया प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। निहाल के लिए बॉक्सिंग से ज्यादा अहम थी गुड़िया। उसने तय किया गुड़िया को लेकर हरियाणा से भाग जाएगा और एक नई जिंदगी शुरू करेगा। उस रात निहाल ने गुड़िया को स्टेडियम में बुलाया। यही उनकी भागने की रात थी, पर वहां से निकलने से पहले ही 3-4 नकाबपोश हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। निहाल वहीं मारा गया और गुड़िया बुरी तरह जख्मी हुई। जिंदगी और मौत के बीच झूलती गुड़िया ने बेहोश होने से पहले एक हमलावर की आंख में अपनी कलम घुसा दी। पुलिस ने निहाल की लाश और गुड़िया को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। ये खबर सुनकर रवि और देव दोनों भाई हरियाणा वापस दौड़े आए। सीधे अस्पताल पहुंचे जहां गुड़िया भर्ती थी। एक नामी बॉक्सर की मौत और गुड़िया की बेटी पर हमला, मीडिया का जमावड़ा बाहर लगा हुआ था। रवि को तो हुडी और चश्मा लगाकर छुपते छुपाते अंदर आना पड़ा ताकि कोई पहचान ना ले। पर इतनी एहतियात के बावजूद विजू के क्लब के 2 लड़कों को रवि और देव की वापसी की खबर लग गई। दरअसल विजू ने अस्पताल के बाहर अपने जासूस लगाए हुए थे। जिस वक्त उसके आदमियों ने उसे यह खबर दी, उस वक्त विजू एक रिपोर्टर जोयना हजारिका को इंटरव्यू दे रहा था। जोयना ने इंटरव्यू में चालाकी से इशारा किया कि कहीं निहाल की मौत के पीछे विजू का हाथ तो नहीं। आखिर जाहिर सी बात है, निहाल मरेगा तो रघुबीर का सबसे बड़ा सितारा खत्म और विजू के क्लब के किसी लड़के को ओलंपिक का चांस मिलेगा। विजू ने सब सिरे से नकार दिया, पर तभी उसके आदमी आकर देव और रवि की वापसी की खबर देने लगे और जोयना ने सब कान लगाकर सुन लिया। अस्पताल में देव और रवि गुड़िया के केबिन लो पहुंचे। सालों बाद भाई बहन का मिलना, पर गुड़िया बेहोश पड़ी थी, पूरा बदन जख्मों से भरा हुआ। बहन की ये हालत देखकर देव का खून खौल उठा। कौन है ये दरिंदा जिसने उसकी बहन को इस हाल में पहुंचाया? जब वो दोनों गुड़िया के पास थे, उस वक्त रघुबीर मुर्दा घर में था, निहाल की लाश के पास। अपना सबसे कीमती शागिर्द ओलंपिक के ठीक पहले इस तरह खो देना रघुबीर के लिए ये सदमा बर्दाश्त के बाहर था। जब रघुबीर गुड़िया के केबिन में आया तो देव से उसकी कहासुनी हो गई। पुलिस अपनी जांच कर रही थी, पर देव का सवाल था रघुबीर खुद कातिल को क्यों नहीं ढूंढ रहा और इतनी रात गए गुड़िया घर से बाहर निकली कैसे उसकी सख्त निगरानी में। तभी रघुबीर ने वो राज खोला जिसने देव और रवि के पैरों तले जमीन खिसका दी। गुड़िया प्रेग्नेंट थी और बच्चे का बाप था निहाल। दोनों भागने वाले थे और उसी रात ये हादसा हुआ। बात ही चल रही थी कि अचानक गुड़िया को दौरा पड़ा। डॉक्टर नर्स दौड़कर अंदर आए और सबको बाहर भेज दिया। बाहर कॉरिडोर में निहाल के घर वाले मौजूद थे, माँ बाप और छोटा भाई हुकुम। निहाल के बाप ने रघुबीर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उनके बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया, पर हुकुम ने तमीज की हद पार कर दी। गुड़िया के बारे में अनाप शनाप बकने लगा। बस फिर क्या था, देव ने उसे जा पकड़ा। 4-5 लोगों ने मुश्किल से उसे रोका। तभी डॉक्टर ने आकर बताया गुड़िया की हालत स्टेबल है, पर होश कब आएगा कोई नहीं जानता। आज रात भी आ सकता है, कल भी। ये सुनते ही देव गुस्से में अस्पताल से बाहर निकल गया। जाते जाते डॉक्टर को धमकी देता गया, गुड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए। रवि भी पीछे पीछे चल पड़ा। इधर इस केस की तहकीकात की जिम्मेदारी मिली थी अरविंद को। अरविंद रवि का बचपन का दोस्त था और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर। वो नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जांच करने पहुंचा जहां निहाल ओलंपिक की तैयारी कर रहा था। वहां उसे पता चला कि निहाल के आखिरी मैच में 3 बड़े नाम मौजूद थे, पंचायत प्रधान धंडा, माफिया डॉन कुक्की यादव और खुद डिग फोगट। पुलिस के बड़े अफसरों से रिश्ते के बल पर ऐसे लोग पब्लिक प्रोग्राम में भी शान से आते थे। अरविंद को ये सब अच्छा नहीं लगा। रात को जब देव और रवि घर लौटे तो देखा रघुबीर अखाड़े में दूसरे शागिर्दों को ट्रेनिंग दे रहा है। अस्पताल में बेटी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है और ये बाप यहाँ ट्रेनिंग करवा रहा है। देव का सब्र टूट गया। दरअसल निहाल के मरने के बाद रघुबीर को एक नए शागिर्द की जरूरत थी जिसे वो ओलंपिक भेज सके। बेटी के दुख के बीच भी उसके दिमाग से ओलंपिक का भूत नहीं उतरा था। वो राका नाम के एक लड़के को ट्रेनिंग दे रहा था। राका रघुबीर का अंधा भक्त था और उसका भी एक ही सपना, ओलंपिक का गोल्ड। देव ने सब बॉक्सरों को निकल जाने को कहा, पर वो रघुबीर के सिवा किसी की नहीं सुनते थे। फिर रघुबीर ने खुद इशारा किया, तब सब चले गए, पर राका वहीं डटा रहा क्योंकि उसे जाने को नहीं कहा गया था। देव और राका में बहस हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। मजबूर होकर रघुबीर ने राका को भी जाने को कहा। बाप का बॉक्सिंग के प्रति ये जुनून और परिवार के प्रति ये बेरुखी देखकर देव घर छोड़कर चला गया। रवि उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। उसके बाद रघुबीर ने रवि को अपनी गाड़ी की चाबी दी, वही गाड़ी जो उसने रवि को नेशनल जीतने पर तोहफे में दी थी। रवि के घर छोड़ के जाने के बाद रघुबीर ने ये गाड़ी जान से ज्यादा संभाल कर रखी थी। चाबी देते वक्त उसने रवि को होशियार रहने को कहा। वीजू के क्लब वाले उसे देखते ही जमीन में गाड़ देंगे।
अगले दिन रवि और देव अस्पताल पहुंचे और गुड़िया को होश आ गया था। वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, पर देव ने पूछ कर इतना जान लिया कि हमलावर नकाब में थे और उसने एक की आंख फोड़ दी थी। ये सुनकर देव को सुराग मिल गया। हमलावरों में से किसी एक की आंख पर पट्टी होगी। देव और रवि ने गुड़िया को निहाल की मौत के बारे में नहीं बताया। गुड़िया ने पहले देव को फोन पर बताया था कि किसी से उसका रिश्ता है, पर वो लड़का कौन है या वो प्रेग्नेंट है ये कभी नहीं बताया। गुड़िया ने चॉकलेट खाने की जिद की तो दोनों भाई बाहर निकले। जाने से पहले केबिन के दरवाजे पर एक कागज चिपका दिया, गुड़िया को निहाल की मौत के बारे में मत बताना। अस्पताल से बाहर निकलते ही जोइना उनके पास आई, मदद की पेशकश की। खासकर देव ने उसे कोई भाव नहीं दिया, पर जोइना ने अपना कार्ड रवि को थमाया। मीडिया की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। वहां से देव और रवि सीधे उसी स्टेडियम पहुंचे जहां हादसा हुआ था। देव को लगा कि शायद कोई सुराग पुलिस की नजर से छूट गया हो। तभी उन्होंने देखा 2 छोटे बच्चे खेल रहे हैं और एक के मुंह पर नकाब लगा है। देव चौंक गया, कहीं ये कातिल का नकाब तो नहीं। लड़के भागने लगे, पर देव और रवि ने पकड़ लिया। पता चला उन्हें ये नकाब वहीं पड़ा हुआ मिला था। नकाब पर खून के धब्बे थे। अब कोई शक नहीं था, ये कातिल का ही नकाब है। नकाब लेकर वो एक पेट्रोल पंप पहुंचे गुड़िया के लिए चॉकलेट लेने। रवि गाड़ी में बैठा रहा क्योंकि ये इलाका विजू के लड़कों का था। पर तभी विजू के क्लब के लड़के झुंड बनाकर पहुंच गए। देव सामने पड़ा तो उन्होंने रवि के बारे में पूछा और देव ने खुद ही बता दिया रवि गाड़ी में है। फिर बहन की हालत का गुस्सा निकालते हुए खुद ही उन पर पिल पड़ा। देव का एक पैर नकली और सामने विजू के लड़के झुंड में। वो अकेला नहीं टिक पा रहा था। उन्होंने रवि को भी गाड़ी से खींच निकाला और मारना शुरू कर दिया, पर रवि ने अपनी कसम याद रखी, हाथ नहीं उठाया। तभी देव चिल्लाया, अपने लिए ना सही, गुड़िया के लिए तो लड़ ले। और बस रवि का सब्र टूट गया। उस दिन के बाद पहली बार उसकी मुठ्ठियां कसी। विजू के लड़के जमीन पर लौटने लगे। तभी रघुबीर पहुंच गया और उसने सबको रोकने की कोशिश की, पर अर्जुन के बड़े भाई धर्म ठाकुर ने सीधे रघुबीर के सीने पे बंदूक तान दी। तभी विजू वहां पहुंचा और उसी के मुंह से रवि, देव और रघुबीर ने सुना गुड़िया मर चुकी है। खबर टीवी पे भी फैल चुकी थी। करने वालों में से जिसकी आंख गुड़िया ने फोड़ी थी उसका नाम था सनी। और सनी कोई आम आदमी नहीं था, वो माफिया डॉन कुकी यादव की बहन का बेटा था। कुकी हरियाणा का कुख्यात माफिया है जिसके लिए इंसान को मारना बच्चों का खेल है। कुकी की एक अलग ही स्टाइल है। वो अपने शिकार को लेकर जाता है माइन एरिया में, उसके बदन पर बम बांधता है और फिर एक धमाका। कोई सबूत, कोई लाश, कुछ नहीं बचता। इसी माइन एरिया में कभी कभी कुकी अंडरवर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट का इंतजाम करता है। बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं और मनपसंद बॉक्सरों को खरीद लेते हैं बॉडीगार्ड या वसूली के काम के लिए। तो क्या कुकी ने ही सनी से ये कत्ल करवाए? और अगर हाँ तो आखिर क्यों? इधर रवि और देव ने अपने हाथों से गुड़िया का अंतिम संस्कार किया। रघुबीर अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में नहीं आया किसी वजह से। बहन को अपने हाथों से दफनाने के बाद दोनों भाइयों के दिल में बस एक ही आग जल रही थी, बदला। और रघुबीर बेटी की मौत का गम साइड में रखकर पूरी शिद्दत से ओलंपिक की तैयारी में जुट गया। जिस वक्त रवि और देव बदले की कसम खा रहे थे, उसी वक्त पंचायत प्रधान धांडा ने डिक फोगट को बुलाकर कहा, इस केस को बंद कर दो। उसका तर्क था, निहाल और गुड़िया दोनों रघुबीर के हाथों पले बढ़े थे, यानी भाई बहन जैसे, और इन्होंने रिश्ता बनाकर समाज में गलत मिसाल पेश की। तो क्या समाज को सबक सिखाने के लिए खुद धांडा ने ये कत्ल करवाए? रवि और देव वो नकाब लेकर थाने में अरविंद के पास पहुंचे। कहा, इस पर लगे खून के नमूने का डीएनए टेस्ट करवाओ, कातिल मिल जाएगा। उन्हें यकीन था विज्जू के क्लब के किसी ने ही ये कत्ल किया है, पर अरविंद ने समझाया, विज्जू के क्लब में दर्जनों बॉक्सर हैं, सबका डीएनए मिलाना मुमकिन नहीं। हाँ, गुड़िया ने एक हमलावर की आंख फोड़ी थी। ये सुनकर अरविंद ने जूनियर अफसरों को हुक्म दिया, आसपास के सारे अस्पताल और दवाखाने छानो। उस रात कोई पेन किलर लेने या आंख का इलाज कराने आया था या नहीं पता करो। बात चली रही थी कि वहां अरविंद की बीवी भारती आ गई। भारती बला की खूबसूरत थी और वो साड़ी भी कुछ ऐसे खुले अंदाज में पहनती थी कि बदनीयत मर्दों की नजरें उस पर ही गड़ी रहती। थाने के कई पुलिस वाले भी इस लिस्ट में शामिल थे। अरविंद की पहली शादी टूट चुकी थी, ये उसकी दूसरी बीवी थी। जब अरविंद ने भारती से रवि और देव का परिचय करवाया, देव ने तो सीधी नजर भी नहीं डाली, पर रवि लगभग मुंह खोले उसे ताकता रह गया। और भारती, वो भी अपनी आंखों से रवि को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। खैर, काम खत्म होते ही रवि और देव चले गए। तभी अरविंद का सीनियर फोगट थाने आया और बिना किसी वजह के अरविंद को इस केस से हटाकर दूसरा केस थमा दिया। दरअसल फोगट ने ये काम धांडा के कहने पर ही किया था। फोगट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐलान कर दिया, गुड़िया और निहाल को लुटेरों ने मारा। लुटेरे फरार हो चुके हैं, पुलिस तलाश में है, फिलहाल केस बंद। इतने बड़े मामले को मामूली लूट का केस बनाकर उसने दफन कर दिया। रवि और देव टीवी पर ये सुन रहे थे।
उस वक्त वो गुड़िया के कमरे में बैठकर उसकी यादों में डूबे थे। रवि ने एक जोड़ा कान का झुमका देखा। उसने ही ये गुड़िया को तोहफे में दिए थे और गुड़िया हमेशा यही पहनती थी, पर भागने की रात वो ये साथ नहीं ले गई। रवि उदास हो गया तो देव बोला, हम भी तो गुड़िया को छोड़कर ही गए थे। खबर देखने के बाद वो दोनों अरविंद से मिले। देव ने पहले तो उस पर भड़ास निकाली, केस ऐसे कैसे बंद कर दिया, पर अरविंद ने बताया, मुझे केस से ही हटा दिया गया है, अब जो करना है अनऑफिशियली ही करना होगा। तभी अरविंद के एक जूनियर ने फोन पर बताया, कत्ल वाली रात एक वेट हॉस्पिटल ने डिस्पेंसरी से एनेस्थीसिया मंगवाया था, पर वेट हॉस्पिटल यानी जानवरों का अस्पताल, रात को वहां ट्रीटमेंट होने का तो सवाल ही नहीं था। पता लेकर रवि और देव सीधे उस वेट हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर को थोड़ा डराया धमकाया और सच निकल आया। उस रात इलाज हुआ था माफिया डॉन कुकी की बहन के बेटे सनी का। उसकी एक आंख फोड़ी जा चुकी थी। देव और रवि को सुराग तो मिल गया, पर समझ नहीं आ रहा था आखिर सनी या कुकी निहाल और गुड़िया को क्यों मारेंगे, उनकी क्या दुश्मनी थी। देव ने अरविंद को फोन करके सब बताया। उस वक्त अरविंद थाने में था और जोएना उससे केस के बारे में पूछताछ करने आई थी। अरविंद ने उसे सीधे टाल दिया, मैं अब इस केस में नहीं हूं। पर जोएना ने चुपके से अरविंद की फोन कॉल सुन ली और सनी का नाम जान लिया। अब सवाल था, सनी को ढूंढने कहां। रवि और देव ने पता लगाया कि कुकी का अंडरवर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट कहां होता है। ये सब रघुबीर को बताया और उससे पूछा, टूर्नामेंट कहां होता है, पता है। उस वक्त भी देव और रवि बाप से नाराज थे। आखिर रघुबीर बेटी के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आया। रघुबीर ने जवाब दिया, मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा कि गुड़िया चली गई। उसकी कोई दुखद याद मेरे जहन में नहीं रहनी चाहिए, इसलिए नहीं गया। फिर उसने बताया, टूर्नामेंट कुकी के माइन एरिया में ही होता है, पर अंदर जाने के लिए परमिट चाहिए। रघुबीर ने अपने सोर्स से इंतजाम किया। रवि को बॉक्सर का पास, देव को दर्शक का। रवि बॉक्सिंग रिंग में खड़ा था। बहुत से लोग उसे पहचान रहे थे। इधर देव अंदर ही अंदर सनी को ढूंढ रहा था। कुकी अपने भांजे से जान से ज्यादा प्यार करता था। सनी की हिफाजत के लिए उसने उसे बस सट्टे के पैसे जुटाने का काम दिया था और एक चश्मा पहना दिया ताकि आंख की पट्टी ना दिखे। एक मौके पर सनी ने चश्मा उतारा और रवि देव की नजर उस पर पड़ गई। तभी अनाउंसर ने रवि का नाम पुकारा और सनी का होश उड़ गया। वो जान बचाकर भागा। रवि देव पीछे लपके। नकली पैर की वजह से देव थोड़ा पीछे रह गया। रवि सनी के करीब पहुंचने ही वाला था कि अचानक ऊपर से एक भारी पत्थर सनी के सिर पर आ गिरा। पत्थर एक क्रेन ने गिराया था। सनी की कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा कुचला गया। देव वहां पहुंचा तो रवि बोला, मैंने देख लिया क्रेन कौन चला रहा था। देव ने सनी की जेब टटोली। एक टूटा हुआ फोन, एक अंगूठी और पेन किलर का एक डिब्बा निकला। दोनों वहां से निकल लिए, पर सवाल अभी भी बाकी था, सनी को मारा किसने। क्या वो नहीं चाहता था कि सनी मुंह खोले। और सबसे बड़ा सवाल, सनी को कत्ल का हुक्म दिया किसने। तो दोस्तों, सनी के कत्ल वाली जगह पर अरविंद पहुंचा। उसके मन में एक ही बात, कहीं गुस्से में आकर देव और रवि ने ही तो ये काम नहीं किया। उसने रवि को फोन लगाया। दोनों ने साफ कहा, ये काम हमारा नहीं, हम तो जानना चाहते थे कि सनी को हुक्म किसने दिया था, पर उससे पहले ही किसी और ने सनी को निपटा दिया। तभी मौके पर कुक्की अपने गुर्गों के साथ पहुंचा। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, जिसने सनी को मारा है उसे ढूंढ कर लाओ, चाहे जमीन फटे या आसमान। अरविंद और बाकी पुलिस वालों को अंदाजा हो गया, अब हरियाणा में खून की होली खेली जाएगी। दरअसल सनी का कातिल कोई और नहीं, निहाल का छोटा भाई हुकुम था। थाने में चुपके से अरविंद की फोन कॉल सुनकर जोएना ने सनी का नाम जान लिया था। फिर वो निहाल के घर पहुंची ये पता करने कि निहाल और सनी का कोई कनेक्शन तो नहीं। जब जोएना निहाल के माँ बाप से बातें कर रही थी, हुकुम ने दूर से सनी का नाम सुन लिया। उसके दिमाग ने एक ही नतीजा निकाला, सनी ने ही निहाल को मारा है। इसीलिए उसने सनी को इस तरह बेरहमी से खत्म कर दिया और क्रेन चलाते हुए उसे रवि ने देख लिया था। रवि और देव सीधे निहाल के घर पहुंचे। देव ने गुस्से में हुकुम को मारा भी। बेवकूफ, सनी जिंदा रहता तो कम से कम पता तो चलता कि कत्ल का हुक्म किसने दिया था। पर जब उन्हें पता चला कि हुकुम को सनी का नाम जोएना से मिला था, देव सीधे जोएना के घर पहुंचा। उसे जमकर धमकाया, इस केस से दूर रहे, तेरी एक गलती से एक आदमी मर गया और हमारा सबसे बड़ा सुराग हाथ से निकल गया। जोएना ने अंदर का डर छुपाकर देव का गुस्सा बहुत दमदारी से झेला और उसे घर से निकाल दिया। पर देव के जाते ही वो अकेले में रोने लगी। उसकी एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इधर अगर हुकुम पकड़ा जाता तो उसकी जिंदगी खत्म ही समझो। इसीलिए रवि ने हुकुम को अपने एक सीक्रेट ठिकाने पर भेज दिया, कुछ दिन छुप कर रहने के लिए।
निहाल इंडिया की तरफ से ओलंपिक में बॉक्सिंग खेलने वाला था। अपनी हाल नहीं रहा तो वो सीट खाली थी। बिजू ने मौका देखा और बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय मिश्रा के दफ्तर पहुंचा। रिश्वत खिलाकर अपने क्लब के किसी लड़के को ओलंपिक के लिए सेलेक्ट करवाने की कोशिश करने लगा। तभी रघुबीर भी वहां पहुंच गया और कह दिया, निहाल की जगह मेरे ही क्लब का कोई जाएगा। संजय मिश्रा ने बीच का रास्ता निकाला। रघुबीर के हरियाणा बॉक्सिंग सेंटर और बिजू के शक्ति बॉक्सिंग क्लब दोनों से एक एक बॉक्सर रिंग में उतरेगा। जो जीतेगा वही ओलंपिक जाएगा। दोनों राजी हो गए। सनी की मौत के अगले दिन देव और रवि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए। सनी का फोन तो ऑफ था, उसमें कुछ नहीं मिला। बस उसकी जेब से जो पेन किलर निकला था वो देव खा रहा था। आजकल उसके पैर में बहुत दर्द रहता था। तभी अरविंद का फोन आया। एक नया सुराग हाथ लगाए। अरविंद ने आकर सनी की कॉल रिकॉर्ड दिखाई। कत्ल वाली रात किसी ने सनी को नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से कॉल किया था। यानी हो सकता है इंस्टीट्यूट के अंदर से ही किसी ने निहाल को मरवाने की साजिश रची हो और गुड़िया उस वक्त वहां थी, इसलिए उसे भी मार दिया गया। पर मुश्किल ये थी, निहाल के कत्ल के बाद इंस्टीट्यूट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। पुलिस तो दूर, बाहर का कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था अंदर। हाँ, सिर्फ रिपोर्टरों को अंदर जाने की इजाजत थी। सनी के फोन पर आई कॉल लैंडलाइन से थी, इसलिए नंबर ट्रेस नहीं हो रहा था। अगर कोई अंदर जाके पता लगा सके कि कॉल किस ऑफिस की लैंडलाइन से गई थी तो शायद कातिल का अंदाजा हो जाए। पर समस्या ये थी, देव पहले ही जोयना से बदतमीजी कर चुका था, इसलिए रवि ने पहले देव से जोयना को सॉरी बुलवाने की कोशिश की। जोयना के दिए कार्ड से नंबर लेकर कॉल किया। उस वक्त जोयना दिल्ली वापस जाने के लिए बैग पैक कर रही थी। वो दिल्ली से ही आई थी। देव ने सॉरी नहीं बोला। रवि ने उसकी तरफ से माफी मांगी। जोयना पहले तो भड़की, पर जब सुना कि कत्ल केस में मदद चाहिए तो मान गई। इंस्टीट्यूट के गार्ड ने पहले उसे अंदर नहीं जाने देना चाहा। उसका जर्नलिज्म कार्ड एक्सपायर्ड था। जोयना ने सफाई दी, नया कार्ड बनने में देरी हो रही है, तब तक यही चलेगा। अंदर पहुंचकर जोयना ने कोच पणिक्कर से मुलाकात की। पणिक्कर इंस्टीट्यूट का बॉक्सिंग कोच था। पहले तो उसने कोई इंटरव्यू देने या इंस्टीट्यूट घुमाने से मना कर दिया, पर जोयना के बहुत मनाने पर मान गया। जब पणिक्कर उसे चारों तरफ घुमा रहा था, जोयना ने अपने फोन से उस लैंडलाइन का नंबर मिलाकर रखा हुआ था ताकि जब फोन बजे पता चल सके कि कहां बज रहा है। पर जो उसने देखा उससे उम्मीद टूट गई। लैंडलाइन इंस्टीट्यूट के बॉयज हॉस्टल के कॉरिडोर में थी, यानी वहां से कोई भी कॉल कर सकता था। तभी वीजू के क्लब के 3 लड़के पणिक्कर से मिलने आए। वो वहीं ट्रेनिंग ले रहे थे। उनसे बात खत्म करके पणिक्कर लौटा तो जोयना ने पूछा, स्मार्टफोन के जमाने में अब भी इंस्टीट्यूट में लैंडलाइन क्यों इस्तेमाल होती है? इस सवाल पर पणिक्कर भड़क गया और बिना जवाब दिए चला गया। खैर, जोयना का काम हो चुका था। उसने आकर रवि, देव, रघुबीर और अरविंद को सब बताया। सबको शक हुआ। चूंकि कॉल इंस्टीट्यूट के अंदर से आई थी, मतलब कातिल विजू के क्लब का ही कोई है, क्योंकि कुकी का कोई आदमी अंदर नहीं था बल्कि विजू के थे। और सनी से कत्ल करवाने का मकसद ये दिखाना था कि कत्ल के पीछे कुकी का हाथ है। अब असली बात पता करने का एक ही तरीका था, कोई अंदर जाकर खुद छानबीन करे। पर अंदर सिर्फ बॉक्सर ही जा सकते थे, तो किसे भेजे? इंस्टीट्यूट में 80 किलो वजन वर्ग के बॉक्सरों में से किसी एक को निहाल की जगह लिया जाना था। उसके लिए सिलेक्शन, विजू के क्लब के बॉक्सर के साथ मुकाबला। किसी आम बॉक्सर को भेजने से जांच नहीं होगी, तो रघुबीर ने फैसला किया रवि को बॉक्सर बनाकर भेजा जाएगा। पर समस्या, रवि का वजन सिर्फ 65 किलो और टूर्नामेंट में बस 2 हफ्ते बाकी। देव रवि को बॉक्सिंग में वापस लाने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। बाप ने उसके साथ जो किया, उसी के बाद से बॉक्सिंग से उसकी नफरत थी। आखिर उसने एक शर्त रखी, जांच खत्म होते ही रवि इंस्टीट्यूट छोड़कर लौट आएगा और इन 2 हफ्तों में रवि को ट्रेन खुद देव करेगा। बस फिर शुरू हुई ट्रेनिंग, पर नतीजा 0। पहली बात तो देव कोच नहीं था, इसलिए ठीक से सिखा नहीं पा रहा था और रवि का वजन बढ़ने की बजाय घटता जा रहा था। प्रैक्टिस में रवि का सामना राका से होता और रवि उसके सामने टिक नहीं पाता था। रघुबीर ये सब देखता, पर बेटों की जिद के सामने कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन प्रैक्टिस में राका के पंच से रवि का माथा फट गया। वो अकेले अपने कमरे में पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त भारती वहां आ गई। उसने अरविंद के हाथों रघुबीर, देव और रवि के लिए खाना भेजा था और बर्तन वापस लेने आई थी। भारती ने रवि की पट्टी खुद बांधी और सलाह दी, रघुबीर से ही ट्रेनिंग लो, वो सबसे बेहतरीन कोच हैं, तुम्हें अपनी मंजिल तक सिर्फ वही पहुंचा सकते हैं। रवि के दिल में ये बात बैठ गई। उसने रघुबीर से ट्रेनिंग शुरू की। देव को ये बात बहुत खली, पर रवि ने उसे समझाया, काम होते ही बॉक्सिंग छोड़ दूंगा। टूर्नामेंट का दिन आ गया। रवि अब पूरी तरह तैयार था। रघुबीर की डाइट से उसका वजन भी बढ़ गया था। पर एक नई मुसीबत, रवि के लिए रघुबीर की ये मेहनत और लगाव देखकर राका जल भुन गया। उसे लगा अब ओलंपिक रवि ही जाएगा, मेरा नंबर कट गया। इसी जलन में और ओलंपिक जाने के लालच में राका वीजू के क्लब में जा मिला। टूर्नामेंट वाले दिन वीजू के साथ राका को देखकर रघुबीर हैरान रह गया, पर कुछ कहा नहीं। राका सोच रहा था वीजू उसे रवि के सामने उतारेगा, वो रवि को हराकर इंस्टीट्यूट में जगह बनाएगा। पर वीजू ने राका को नहीं उतारा, सामने उतार दिया धर्म ठाकुर को।
वही धर्म जिसका भाई अर्जुन रवि के पंच से मारा गया था। वो हादसा याद आते ही रवि कमजोर पड़ने लगा। रघुबीर ने हौसला दिया, वीजू ने धर्म को सिर्फ तुम्हें कमजोर करने के लिए उतारा है, मजबूती से लड़ो। हिम्मत के लिए रवि ने गुड़िया को दिए हुए पान के झुमकों में से एक अपने जूते के फीते में बांध लिया। धर्म ने जान लगा दी, पर इस बार रवि से नहीं हारा कोई। रवि जीत गया और नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में जगह बना ली। तो दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लिए सिलेक्शन हो गई। ये खुशखबरी देने रवि अरविंद के घर पहुंचा। उसे पता था अरविंद घर पर नहीं है, वो भारती से मिलने गया था। घर पर सिर्फ अरविंद की बूढ़ी माँ थी, जिन्हें सुनाई कम देता था। दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती थीं। उस दिन अपनी कमजोरी और भारती के बहकावे में रवि भारती के साथ गलत रिश्ते में जा फंसा। अगले दिन देव उसे इंस्टीट्यूट छोड़ने गया। रास्ते में चुपके से एक दवाई उसके हाथ में थमाई और बार बार याद दिलाया कि गुड़िया की मौत का राज खोलकर ही लौटना। इंस्टीट्यूट में रवि का स्वागत किया असिस्टेंट कोच रुस्तिनोव ने। रहने का कमरा वही दिया गया जो पहले निहाल का था। रूम पार्टनर बना आदि नाम का एक लड़का, जो रवि को पहले से बॉक्सर के तौर पर पहचानता था। पहले ही दिन प्रैक्टिस में विजू के क्लब का लड़का शमशेर उससे पंगा लेने आया, पर कोच की वजह से बात बढ़ी नहीं। आदि से रवि को पता चला निहाल से भी शमशेर का झगड़ा था। रवि ने अपना प्राइम सस्पेक्ट तय कर लिया, शमशेर। उसे यकीन हो गया कि विजू ने शमशेर के जरिए ही ये कत्ल करवाया है। उसी दिन कोच ने रवि का इम्तिहान लिया, दूसरे बॉक्सरों से उसके मुकाबले करवाए और रवि सब में जीत गया। एक दिन कोच गायब था और शमशेर फिर पंगा लेने आ पहुंचा। तभी सोनिका नाम की एक लड़की बॉक्सर ने बीच बचाव किया। सोनिका ने रवि से कहा, औरतों के साथ बॉक्सिंग में मेरा मन नहीं लगता, मुझे बेहतर बॉक्सरों के साथ प्रैक्टिस चाहिए। कल रात मेरे साथ चुपचाप प्रैक्टिस करोगे? रवि ने हाँ कर दी। इधर एक दिन जोयना सड़क पर पैदल जा रही थी, तभी कुछ बदमाश लड़कों ने बाइक से उसे टक्कर मार दी। पैर में चोट लग गई। भारती ने जोयना को पहले देखा था, पहचानती थी। उसे सड़क पर पड़ा देखकर मदद की, अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जब जोयना ट्रीटमेंट का इंतजार कर रही थी, तभी देव भी वहां आ गया। उसके पैर का दर्द बढ़ गया था। जोयना ने देव को डॉक्टर के केबिन में जाते देख लिया, पर देव ने उसे नहीं देखा। डॉक्टर ने पैर देखते ही कहा, इन्फेक्शन फैल गया है। तभी कुकी के आदमी अस्पताल में घुस आए और देव को उठाकर ले गए। कुकी अपनी फेवरेट स्टाइल पर उतर आया। देव के बदन पर बम बांध दिया, फिर पूछा, तूने सनी को मारा? देव बोला, मैं तो उससे पूछताछ करना चाहता था, पर उससे पहले ही किसी और ने उसे मार डाला। कुकी से बात करते करते देव को असली बात पता चली। कुकी ने सनी को निहाल या गुड़िया को मारने का हुक्म नहीं दिया था। तो किसने दिया? कुकी खुद नहीं जानता। कुकी ने अपने आदमियों को बम फटवाने का हुक्म दिया और निकल गया। बम का तार लगाकर आदमी दूर गए। दूर से स्विच दबाकर धमाका करने वाले थे, पर तभी अरविंद अपनी टीम के साथ आ धमका और उन्हें पकड़ लिया। अरविंद ने बम का तार खोलकर देव की जान बचा ली। देव को पता चला जोयना ने ही उसे अस्पताल से उठाया जाता देखकर पीछा किया था और अरविंद को खबर भी की थी। जोयना की वजह से वो आज जिंदा था। शुक्रिया अदा करने के लिए देव उसे रेस्टोरेंट लेकर गया। जोयना ने पूछा, तुम्हारे पैर का क्या हाल है? देव ने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना दी। उस रात दोनों ने एक होटल का कमरा लिया और जमकर ड्रिंक की। एक दूसरे पर इमोशनली कमजोर होने लगे। जब पास आने का मौका आया तो जोयना ने रोक कर कहा, मैंने तुमसे एक झूठ बोला है, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। 6 महीने पहले ही मेरी नौकरी जा चुकी है। मैं यहाँ सिर्फ निहाल और गुड़िया के कत्ल की जांच के लिए आई हूँ। 2-3 साल पहले एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निहाल से मेरी पहचान हुई थी। फिर हम फोन पर बातें करने लगे। निहाल मुझे बड़ी बहन मानता था। उसने गुड़िया से भी मेरी वीडियो कॉल पर बात करवाई थी। भागने का प्लान बनाने के बाद निहाल ने मुझसे दिल्ली आकर कुछ दिन गुजारने की बात की थी गुड़िया के साथ, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि उस वक्त मैं दिल्ली में नहीं रहती थी। शायद अगर मैं मना ना करती तो वो मरते नहीं। यही गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। जोयना को लगा देव ये सुनकर भड़केगा, पर देव नहीं भड़का। उस रात पहली बार उसने जोयना के दर्द को महसूस किया। इधर प्लान के मुताबिक शमशेर के कमरे में घुसकर रवि ने उसकी पानी की बोतल में एक दवाई मिला दी। ये दवाई पीने के बाद अगर डोप टेस्ट हो तो पॉजिटिव आएगा और इस इंस्टीट्यूट का कानून जो भी ड्रग्स ले उसे बैन। दवाई मिलाने के बाद रवि ने रघुबीर को फोन किया। उसने डोप टेस्ट कमेटी को इंस्टीट्यूट भेज दिया। टेस्ट शुरू हुआ। फिर रवि शमशेर के पास गया, बोला, तेरे पानी में मैंने दवाई मिला दी है, पॉजिटिव आएगा, पर मेरे पास उसका तोड़ है, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। मजबूर शमशेर ने जवाब दिए, उस रात मैंने कोई कॉल नहीं की, सनी को नहीं जानता। उस रात मैं असिस्टेंट कोच रुस्तिनोव के साथ एक होटल के कमरे में था। मतलब शमशेर भी कातिल नहीं था। रवि का आखिरी सुराग भी हाथ से निकल गया। उसने शमशेर को बताया, मैंने पानी में कुछ नहीं मिलाया था, बस डराया था। इधर एक नया मोड़। अगले दिन सुबह देव होटल में सनी की जेब से निकला पेन किलर खा रहा था। साथ में सनी की अंगूठी भी निकाली। जोयना की नजर अंगूठी पर पड़ी। बोली, ये डिजिटल अंगूठी है,
किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, चेक करो। चेक किया तो अंगूठी सोनिका के नाम पर थी। देव ने रवि को बताया। अगली रात रवि सोनिका के साथ प्रैक्टिस में पहुंचा और सनी के बारे में पूछा। सोनिका टूट गई। सनी मेरा बॉयफ्रेंड था। उसी ने कहा था कि मुझे पता लगाना होगा निहाल इंस्टीट्यूट से कब निकलता है। डाइनिंग हॉल में मैंने निहाल की गुड़िया से फोन पर बात सुन ली थी। वो फुटबॉल स्टेडियम में मिलने वाले थे। मैंने सनी को बता दिया। रवि ने पूछा, तूने पब्लिक फोन से कॉल क्यों किया? सनी के बेस्ट फ्रेंड कपिल ने कहा था पब्लिक फोन से करना ताकि कोई पंगा ना हो। रवि ने सोनिका के फोन में कपिल की तस्वीर देखी और उसका ठिकाना भी पूछ लिया। पता चला कपिल फिलहाल पंचायत प्रधान ढांडा के फार्म हाउस में छुपा है। ढांडा का सबसे कीमती खजाना था उसका पाला हुआ भैंसा सुल्तान। सुल्तान को वो घर के अंदर ही रखता था और देखभाल के लिए कई आदमी रखे थे। कपिल भी वहीं नौकरी के बहाने छुपा हुआ था। जब उसे पता चला कि उस पर मुसीबत आ रही है, उसने खुद ढांडा को बता गया, कत्ल में मेरा भी हाथ था, आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। गुड़िया निहाल के कत्ल से ढांडा का तो फायदा ही हुआ था। उसने कपिल को बचाने के लिए सिक्योरिटी और बढ़ा दी। जानकारी पाते ही रवि इंस्टीट्यूट से बाहर निकल गया, पर इंस्टीट्यूट का कानून ट्रेनिंग के दौरान एक बार जो बाहर गया वो वापस नहीं आ सकता। तो क्या रवि ने हमेशा के लिए बॉक्सिंग छोड़ दी? तो दोस्तों, कपिल का पता पाते ही अगली रात रवि और देव ढांडा के फार्म हाउस पहुंचे। चारों तरफ ऊंची दीवारें और कड़ा पहरा। रवि ने दीवार फलांगी, चुपके से अंदर पहुंचा। देव के लिए दीवार चढ़ना मुश्किल था, पर किसी तरह उसने भी चढ़ ली। अंदर पहुंचकर कपिल को पकड़ लिया, पर निकलते वक्त पकड़े गए। मार पीट करके किसी तरह बचते बचाते ढांडा के पाले हुए सुल्तान वाले कमरे में जा छुपे। बाहर से ढांडा के आदमी गोलियां चला रहे थे, पर अंदर सुल्तान को गोली लगने के डर से फायरिंग बंद कर दी। देव समझ गया ये भैंसा ढांडा की कमजोरी है। उसने ग्रेनेड निकाला और जोर से चिल्लाया, हमें जाने दो वरना ये ग्रेनेड फटेगा, हम भी मरेंगे और ये सुल्तान भी। जब ढांडा के आदमियों ने सुना, सब डर के मारे बंदूक नीचे कर लिए। पर एक हादसा और हो गया। देव के हाथ से सुल्तान ने ग्रेनेड को मुंह में दबा लिया। ग्रेनेड फटने के डर से ढांडा के सारे आदमी भागे। मौके का फायदा उठाकर रवि और देव कपिल को लेकर निकल गए। पीछे ग्रेनेड फटा और सुल्तान वहीं खत्म हो गया। अब रवि देव के दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया, ढांडा। कपिल को लेकर वो रघुबीर के पास एक सुनसान जगह पहुंचे। हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे कपिल का हाथ रखा और कुचलने की धमकी दी। डर के मारे कपिल का मुंह खुल गया और जो बातें निकली वो सबकी सोच से परे थीं। असली प्लान था ही नहीं निहाल को मारने का, प्लान था सिर्फ गुड़िया को मारने का। कई दिनों से वो लोग गुड़िया को फॉलो कर रहे थे। प्लान, गुड़िया कोचिंग से लौटते हुए उसे रास्ते में मारकर तालाब में डाल देंगे। बदकिस्मती से उस दिन गुड़िया कोचिंग नहीं गई थी, वो निहाल के साथ भागने आई थी और इसीलिए निहाल को भी जान गंवानी पड़ी। कातिल कुल 4 थे, सनी, कपिल, डीनो नाम का तीसरा आदमी जो हिसार में छुपा हुआ है और एक चौथा शख्स जिसने इन सबको हुक्म दिया था, पर वो हमेशा नकाब में रहता था, इसीलिए डीनो के अलावा कोई उसका चेहरा नहीं जानता। इतनी जानकारी देने के बाद भी देव का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कपिल का एक हाथ पूरा कुचल दिया, फिर सिर भी कुचलने जा रहा था। डीनो हिसार में कहाँ है ये पूछते हुए रवि और रघुबीर ने देव को रोका। तभी पुलिस आ गई और तीनों भागने लगे। पुलिस ने कपिल को घायल अवस्था में बरामद किया। देव दौड़ नहीं पाया, पकड़ा गया। रवि और रघुबीर भागते हुए खाई के सामने पहुंचे। आगे रास्ता नहीं था। रघुबीर ने रवि को धक्का देकर खाई में गिरा दिया ताकि वो पुलिस के हाथ न लगे। रघुबीर और देव पकड़े गए। वहां फोगट भी मौजूद था। फोगट को ढांडा नहीं भेजा था इन तीनों को पकड़ने के लिए। रघुबीर और देव बोले, कपिल ने ही हमारी बहन को मारा है, इसीलिए हमने ये किया, पर सबूत कुछ नहीं था कि कपिल ने ये कबूल किया। तभी ढांडा वहां गया और देव को मौके पर ही खत्म करने का हुक्म दे दिया। फोगट ने रोका, इस तरह मारेंगे तो फंस जाएंगे, बेहतर जेल में डालकर मरवाओ। फिर सलाह दी, कुक्की से रब्ता करो, कुक्की के आदमी जेल में बंद है, वो आसानी से इन्हें खत्म कर देंगे। फोगट ने रघुबीर और देव को जेल में उसी सेल में डालने का प्लान बनाया जहां कुकी के आदमी थे। पर जेल में रघुबीर का एक पुराना जान पहचान का अफसर था, फिरोज। फिरोज का बेटा रघुबीर का शागिर्द रह चुका था। उसने रघुबीर को एक सेफ सेल में रखवा दिया। इधर रवि भागकर अरविंद के घर पहुंचा। अरविंद ने उसे अपने बेसमेंट में छुपा दिया। एक दिन अरविंद घर पर नहीं था। भारती रवि के लिए खाना लेकर बेसमेंट में आई। रवि ने उसके सामने अपना दिल खोल दिया। जब मैं नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में दोबारा बॉक्सिंग कर रहा था, मुझे जैसे अपनी जान वापस मिल गई थी, पर देव को यह पसंद नहीं और मैं खुद भी अर्जुन को मेरे हाथों मरते नहीं भूल पा रहा। भारती ने उसे फिर हिम्मत दी। अर्जुन की मौत एक हादसा था,
तुमने जानबूझकर थोड़ी मारा, अपने जुनून को मत मारो। जेल में रघुबीर की कमर में दर्द शुरू हुआ। फिरोज तेल की बोतल लाकर देव को थमाई। बाप की मालिश कर दे। बरसों बाद बाप बेटे ने खुलकर बात की। रघुबीर ने माफी मांगी। देव, तेरी ये हालत मेरी ही वजह से है। मेरा बाप भी मेरे साथ ऐसा ही करता था, मैंने वही सीखा। ये सुनकर देव और भड़क गया। सीधे माफी मांगने की जगह अपने बाप पर इल्जाम डाल रहे हो। तुमने जिंदगी भर बस अपनी सोची, हम पर अपने सपने थोपे। विज्जू खुद अच्छा बॉक्सर है, मोटी रकम देकर ये क्लब खरीदना चाहता था, पर तुम अपनी ईगो से नहीं हटे। उसी दिन विज्जू और तुम्हारे बीच पहली लड़ाई हुई और उस दिन की गोलीबारी में छोटी सी गुड़िया मरते मरते बची थी। देव की नजर में अब रघुबीर सिर्फ एक मतलबी इंसान था। इधर फोगट को अंदाजा हो गया कि रवि अरविंद के पास ही छुपा है। वो घूमने के बहाने अरविंद के घर पहुंचा। बाथरूम जाने के बहाने बेसमेंट का रास्ता ढूंढ निकाला। बेसमेंट में पहुंचते ही रवि ने उसे एक पंच मारा और भागने लगा, पर बाहर निकलकर देखा फोगट पहले से पुलिस की पूरी फोर्स लाकर खड़ा है। रवि पकड़ा गया। जाने से पहले फोगट ने अरविंद को सस्पेंड कर दिया, पर भारती को इसकी खबर नहीं हुई। फिर रवि के हाथ रस्सी से बांधकर गाड़ी से बांध दिया और सड़क पर घसीटते घसीटते ले गया। इधर कुकी ने फिरोज के परिवार को किडनैप करके फिरोज पर दबाव डाला, रघुबीर और देव की सेल का ताला खोल दे। फिर कुकी के गुर्गे रघुबीर देव की सेल में जा घुसे, पर रघुबीर और देव ने पहले ही दरवाजे के पास तेल बिछा रखा था। कुकी के आदमी फिसलते गए, धड़ाम धड़ाम गिरते गए। फिर शुरू हुई जंग। हाँ, फिरोज की बात मानकर कुकी ने उसके परिवार को छोड़ दिया था। इधर एक और चाल, रवि भी इंस्टीट्यूट छोड़कर निकल गया था। ये देखकर मिश्रा ने विजू को ऑफर दिया कि अब ओलंपिक उसके क्लब का कोई जाएगा। विजू ने राका को नहीं, धर्म को सिलेक्ट किया। राका जल भुन कर रह गया। उसने जलन में आकर धर्म का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे घायल किया और खुद को सिलेक्टेड करवा लिया। उधर रघुबीर ने देव को बिना बताए एक काम कर रखा था। उसने जॉयना के जरिए विजू के पास पैगाम भेजा था, अपना क्लब तेरे नाम कर दूंगा, बस मुझे और देव को जेल से निकलवा। क्योंकि उसे यकीन हो गया था अब जेल से जिंदा निकलना मुश्किल है। रघुबीर और देव जेल से निकले। उन्हें लेने आए रवि और जॉयना। रवि ने रघुबीर से वादा किया, अब मैं बॉक्सिंग करूंगा और ओलंपिक भी जीतूंगा। क्लब हाथ से गया तो जाने दो। ये सुनकर देव भड़क गया। गुड़िया का बदला छोड़कर तू अब कौन सा रास्ता चुन रहा है? रवि ने जवाब दिया, जानवरों से बदला लेने में हमें खुद जानवर नहीं बनना। टाइम पर पुलिस ना आती तो शायद तू कपिल को मार ही डालता। मैं खुद ऐसा नहीं बनना चाहता। देव और रवि के रास्ते अब अलग हो गए। देव बोला, मैं अकेला ही गुड़िया का बदला लूंगा, और निकल गया। दोनों भाइयों की मंजिलें अब अलग थीं। क्या वो गुड़िया के कातिल तक पहुंच पाएंगे? तो दोस्तों, जेल से निकलते ही रवि और रघुबीर सीधे हरियाणा बॉक्सिंग सेंटर पहुंचे और अपना सामान समेट लिया। फिर पहुंचे कोच पणिक्कर के पास। नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार किया। पणिक्कर आया तो रवि ने मिन्नत की, मुझे फिर से इंस्टीट्यूट में लो। पणिक्कर नहीं माना। कायदा कायदा है, किसी के लिए नहीं बदलेगा। तुम एक बार बाहर गए, अब लौटने का सवाल ही नहीं। तभी रवि की नजर पणिक्कर की गाड़ी में रखी मोहम्मद अली की मूर्ति पर पड़ी। बोला, मुझे भी मोहम्मद अली बनना है, सिर्फ रिंग में नहीं, असली जिंदगी में भी चैंपियन। अपनी सारी कहानी सुना दी, पर पणिक्कर का दिल नहीं पिघला। रवि और रघुबीर अपने पैतृक घर शिफ्ट हो गए। वहीं एक बॉक्सिंग रिंग बनवाई और रवि की प्रैक्टिस का इंतजाम किया। उधर नौकरी जाने के गम में अरविंद उस रात अपने जूनियर बरसोला के साथ एक बार में पीने गया। बरसोला ने पूछा, दोस्ती के लिए तूने नौकरी तक कुर्बान कर दी? अरविंद बोला, दोस्ती के लिए नहीं, अपनी ईमानदारी के लिए ये सब किया। भारती को परेशान ना करने के लिए मैंने उसे नौकरी जाने की बात बताई भी नहीं। भारती ने फोन किया, अरविंद ने बता दिया, बरसोला के साथ पी रहा हूँ, देर हो जाएगी। बस इतना सुनते ही भारती ने रवि को बुलवा लिया। रवि की गाड़ी में बैठकर एक सुनसान मैदान पर पहुंचे और एकांत में वक्त गुजारा। उसी रात भारती ने रवि को अपनी सच्चाई बताई। मैं झारखंड की हूँ। हरियाणा में जब किसी आदमी की पहली बीवी छोड़ देती है तो उसे समाज नीची नजर से देखता है, फिर कोई उसकी शादी नहीं करवाता। एक एजेंट ने मेरे माँ बाप से मुझे खरीदा और अरविंद से शादी करवा दी। अब मैं अक्सर कुछ दिनों के लिए झारखंड जाती हूँ, पर अपने घर वालों से मिलने नहीं। मैं खुद भी एजेंट बन गई हूँ। झारखंड से लड़कियां खरीद कर लाती हूँ और उन मर्दों से शादी करवाती हूँ जिनकी बीवी नहीं। इन लड़कियों का भी फायदा है, इनके बाप भाई नशेड़ी हैं, इनका कोई भविष्य नहीं, और मेरा भी कुछ कमाई हो जाती है। फिर उसने रवि को अपने पैरों की पाजेब दिखाई, ये चांदी की है। अरविंद को नहीं पता, अब मैं खुद अपने लिए कुछ कर पाती हूँ। बस ये सब अरविंद से छुपा कर करना पड़ता है। रवि को पहले अजीब लगा, पर भारती ने कहा, हम भी तो अरविंद से छुप कर रिश्ते में हैं, कभी कभी अपने लिए भी जीना पड़ता है। रात गुजार कर दोनों अपने अपने ठिकानों पर लौट गए। अरविंद इतना नशे में था कि रात गाड़ी में ही सो गया। इधर देव डीनो के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रहा था, पर प्रोफाइल पर सिर्फ एक तस्वीर के अलावा कुछ नहीं था। डीनो हिसार में कहाँ है अंदाजा भी नहीं लग रहा था। तभी जॉयना ने एक नया एंगल दिया। पहले हम निहाल का कातिल ढूंढ रहे थे क्योंकि लगता था टारगेट निहाल है, पर अब हम जानते हैं असली टारगेट गुड़िया थी।
तो जांच गुड़िया को सेंटर में रखकर शुरू करें। देव जोयना के साथ अपने पुराने घर पहुंचा गुड़िया का सामान खंगालने। गुड़िया की चीजों के बीच जोयना को एक स्केच बुक मिली जिस पर लिखा था निशी। पर देव नहीं जानता था कि निशी कौन है, गुड़िया की कौन सी सहेली। तभी देव की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सारी गुत्थी सुलझा दी। वो लोग हिसार नाम की एक जगह ढूंढ रहे थे, पर हरियाणा में किले को हिसार भी कहा जाता है और हरियाणा में बस एक ही किला है। जान से ज्यादा जरूरी ये जानकारी लेकर देव जोयना के साथ रवि की गाड़ी में अरविंद के घर पहुंचा। अरविंद उसी वक्त बरसोला की गाड़ी से उतर रहा था। देव ने उसे सब बताया और घर में घुसने भी नहीं दिया, सीधे साथ ले लिया। किले तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी। देव और जोयना नाव का इंतजाम करने लगे। अरविंद गाड़ी से उतर ही रहा था कि उसकी नजर एक चीज पर पड़ी और वो वहीं जम गया। गाड़ी में भारती की एक पाजेब पड़ी थी। अरविंद के दिमाग में बम फटा। देव और भारती के बीच कुछ चल रहा है। वो जिस बीवी पर जान छिड़कता था उस पर ये शक। गुस्से में देव से पूछा, ये पाजेब गाड़ी में कैसे आई? देव बोला, मुझे नहीं पता, गाड़ी रवि की है। अरविंद को कुछ समझाना नहीं पड़ा। पाजेब की कहानी खुद ब खुद बन गई। उसने जांच में मन नहीं लगाया, चुपचाप घर की तरफ लौट गया। देव और जोयना नाव से नदी पार करके किले के पास पहुंचे। जोयना को नाव में रोककर देव अकेले अंदर घुसा। किला अब एक कोठा बन चुका था। देव ग्राहक बनकर एक तवाइफ के कमरे में घुसा। ये तवाइफ बोल और सुन नहीं पाती थी। देव ने उसे पैसे थमाए और इशारों से डीनो की तस्वीर दिखाकर पूछा, ये यहाँ है? लड़की ने इशारे में बताया, वो इस कमरे में है। देव दीवार चढ़कर वहां पहुंच गया और देखा डीनो एक तवाइफ के साथ लेटा हुआ है। देव ने डीनो को पकड़कर पीटना शुरू किया। तवाइफ को चुप रहने का इशारा किया। डीनो उससे भिड़ने लगा। हाथापाई की आवाज से कोठे का एक गार्ड दरवाजा पीटने लगा और हाथापाई के दौरान डीनो के मुंह से खून आना शुरू हुआ और वो जहर के असर से वहीं ढेर हो गया, कुछ बताने से पहले ही। देव बस इतना जानने आया था, कत्ल का हुक्म किसने दिया था जान ना सका, पर एक बात समझ गया, जहर इसी तवाइफ ने डीनो के खाने में मिलाया था। पूछा, तेरा नाम? लड़की ने इशारे में बताया, निशी। पर एक तवाइफ का गुड़िया से क्या रिश्ता था? इधर गार्ड ने दरवाजा तोड़ डाला। देव ने जो भी सामने आया उसे पटक कर नाव तक पहुंचा। निकलने से पहले इतना जरूर पता कर लिया, डीनो को जहर देने का हुक्म निशी को किसने दिया था। इधर अरविंद घर पहुंचा। अंदर से वो टूट चुका था। समझ नहीं आ रहा था भारती ने ये क्यों किया। उसने सीधे भारती से पूछा। भारती बोली, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ। पर अरविंद के दिल में अब नफरत भर गई थी। उसने भारती का गला दबा दिया। भारती बेहोश हो गई। अरविंद ने रवि को फोन किया, भारती की तबीयत खराब है, जल्दी आ। रवि बाइक से उड़ता हुआ पहुंचा, पर भारती मरी नहीं थी। थोड़ी देर बाद होश में आई और अरविंद की लापरवाही का फायदा उठाकर उसने अरविंद की ही बंदूक से उसी को गोली मार दी। रवि पहुंचा, सब देखकर सकते में आ गया। फौरन रघुबीर को बुलाया। तभी रवि के पास कोच पणिक्कर का फोन आया, कल सुबह की प्रैक्टिस में ज्वाइन करो। रघुबीर ने रवि को कहा, तू निकल, ये मैं देखूंगा। रवि निकलते ही रघुबीर ने अरविंद की लाश के टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर के नदी में फेंक दिए। रवि अब ओलंपिक की तैयारी में जुट गया। इधर देव को निशी के मुंह से पता चल चुका था, डीनो को मारने का हुक्म भारती ने दिया था। निहाल और गुड़िया के कत्ल के पीछे जो चौथा शख्स था वो भारती ही थी। पर भारती ने ये सब क्यों किया? जवाब मिलने से पहले देव को भागना पड़ा। इधर अरविंद को मारने के अगले दिन भारती ने थाने में जाकर फोगट के पास जीडी दर्ज करवाई। अरविंद कल रात घर नहीं लौटा, बरसोला के साथ पीने गए थे। बरसोला ने बताया, मैंने अरविंद को घर के सामने छोड़ा, पर देव ने उन्हें फौरन उठा लिया। बस पुलिस का शक देव पर चला गया। देव चुपके से अरविंद के घर पहुंचा भारती के बारे में सबूत ढूंढने। भारती के कमरे में सुराग खोज रहा था कि अरविंद की मां ने देख लिया। उन्हें लगा देव चोरी करने आया है। भारती के सामान की दराज दिखाकर बोली, ये चुड़ैल का सामान यहाँ रखा है, ले जाओ। अरविंद की मां भारती को कभी पसंद नहीं करती थी। वो जा ही रही थी कि भारती पीछे से आ खड़ी हुई, हाथ में देव की तरफ बंदूक तानकर। तो क्या अब वो अरविंद की तरह देव को भी खत्म करेगी? तो दोस्तों, भारती ने देव को बेसमेंट में बांध दिया और बता दिया आखिर उसने गुड़िया को क्यों मरवाया। प्रेग्नेंट होने पर गुड़िया चाहती थी निहाल अबॉर्शन करवा ले, क्योंकि बच्चा निहाल की जिंदगी में रोड़ा बनेगा। पर निहाल राजी नहीं हुआ। उसने गुड़िया को लेकर भागने का फैसला कर लिया। कोचिंग से लौटते वक्त गुड़िया निहाल से इन्हीं बातों पर डिस्कस कर रही थी। तभी उसके सामने निशी आ गई, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े थे। निशी ने मदद मांगी, गुड़िया ने उसे छुपा लिया। पीछा करने वालों को गलत दिशा में भेज दिया और निशी को अपने पुराने सुनसान घर में ले गई, जहां कोई नहीं रहता था। दरअसल भारती झारखंड से शादी का झांसा देकर लड़कियां खरीदती थी, पर उन्हें कोठों पर बेच देती थी। निशी को भी उसी तरह बेचने वाली थी।
निशी ने भागकर जान बचाई और भारती ने उसे ढूंढने के लिए आदमी लगा रखे थे। गुड़िया ने निशी को छुपा कर रखा। निशी ने स्केच बुक मांगी कुछ बनाने के लिए। गुड़िया ने स्केच बुक में निशी का नाम लिखकर थमा दी। इस तरह गुड़िया भारती के धंधे में रोड़ा बन रही थी। बस भारती ने गुड़िया को मरवा दिया। निहाल साथ था इसलिए वो भी मारा गया। फिर भारती ने वीडियो कॉल पर देव को जोयना दिखाई। उसे भी अपने आदमियों ने पकड़ लिया था, ब्लैकमेल किया। थाने जाकर अरविंद के कत्ल का इकबाल कर ले। देव के पास कोई रास्ता नहीं था। जोयना की जान बचाने के लिए थाने जाकर खुद को सरेंडर कर दिया कि अरविंद को मैंने मारा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर रवि सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गया था। फाइनल राका के साथ था। जो जीतेगा वो ओलंपिक जाएगा। पर इसी बीच एक रात रवि शावर ले रहा था और किसी ने पीछे से उसके पेट में चाकू घोंप दिया। रवि किसी तरह जिंदा बच गया। रघुबीर को लगा ये काम विजू का है। उसने विजू पर हमला कर दिया, पर विजू ने बहुत मुश्किल से उसे समझाया ये काम मेरा नहीं, ये काम राका ने किया है। राका को ओलंपिक के रास्ते में कोई नहीं चाहिए था और रवि की हालत ऐसी थी कि अब फाइनल खेलना लगभग नामुमकिन था। इधर भारती एक और नाटक खेलने पहुंची। फोगट के पास गई, बोली मेरे शौहर के कातिल से एक बार मिलना है। अपनी खूबसूरती से उसने फोगट को भी पागल कर रखा था। फोगट ने मुलाकात करा दी। भारती ने देव को एक ऐसी बात बताई जिसकी देव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बोली गुड़िया को मारने की सुपारी मुझे रघुबीर ने खुद दी थी, पर रघुबीर अपनी बेटी को क्यों मारेगा? देव अपने बाप को जितना जानता था उतना समझ गया रघुबीर के लिए ये नामुमकिन नहीं। बस अब वो ये जानना चाहता था रघुबीर ने ऐसा क्यों किया। फोगट ने देव को कुक्की के हवाले कर दिया। कुक्की देव को मारने के लिए उसी सुनसान माइन एरिया में ले गया, पर जब कुक्की देव के करीब आया, देव ने उसके कान को दांतों से पकड़ा, बंदूक छीनी और बंदूक तान कर गाड़ी लेकर भाग निकला। सीधा पहुंचा उसी किले पर जहां जोयना को बंधक बनाकर रखा था। किसी तरह जोयना को छुड़ा कर ले आया, साथ में निशी को भी, क्योंकि निशी की ही जान बचाने में गुड़िया फंसी थी। दोनों को एक महफूज ठिकाने पर रखा। उसी दिन बॉक्सिंग का फाइनल था। देव सीधे वहीं पहुंचा। उसे पता था रवि और रघुबीर दोनों वहीं मिलेंगे। फाइनल में ऐलान हुआ रवि की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो हिस्सा नहीं ले रहा, पर देव ने जाकर रवि को हिम्मत दी। रवि उसी हालत में रिंग में उतर पड़ा। ये देखकर रघुबीर खुश हुआ, कम से कम बेटा कोशिश तो कर रहा है। उसने रवि को पहले ही कुछ ट्रिक सिखा रखी थी कैसे जीतना है। मुकाबला शुरू हुआ। रघुबीर दर्शकों की कतार में बैठा देख रहा था। तभी देव ने जाकर उसकी पीठ पर बंदूक सटा दी और चुपचाप वहां से निकाल लाया। बाहर पूछा तूने गुड़िया को क्यों मरवाया? रघुबीर ने सच उगल दिया। जिंदगी का एक ही मकसद था, बॉक्सिंग के इतिहास में नाम लिखना। तू और रवि नाकाम हो गए तो 8 साल की मेहनत से निहाल को तैयार किया, पर एक मोड़ पर मुझे पता चल गया गुड़िया प्रेग्नेंट है और निहाल उसे लेकर भागने वाला है। ऐसा हो जाता तो मेरी सारी तपस्या बेकार चली जाती और ये मेरी जिंदगी का आखिरी मौका था। उम्र अब इतनी नहीं बची कि नए सिरे से किसी को तैयार करूं, इसलिए गुड़िया को रास्ते से हटाना जरूरी था। बेटी से बड़ा है मेरे लिए नाम और इज्जत, और मौका गुड़िया ने खुद ही दिया। निशी की बात उसने मुझे बताई थी, तभी मैंने भारती से डील की, निशी को उसके हवाले किया। बदले में भारती ने गुड़िया की सुपारी दी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। गुड़िया को मारने आए लोगों ने निहाल को भी मार दिया। फिर अस्पताल में जब गुड़िया को होश आया और तुम दोनों उससे मिलकर निकल गए, मैं अंदर गया। बातों बातों में निकल गया कि गुड़िया निहाल के रास्ते का कांटा बन रही थी। गुड़िया मेरी बातों से समझ गई कि मैं ही उसे मारना चाहता था। वो चीखने लगी तो मैंने अपने हाथों से उसका गला दबा दिया। देव के पास कुछ कहने को शब्द नहीं बचे थे। वो अपने बाप को कोसने लगा। रघुबीर ने ठंडे लहजे में कहा, अब चाहे जो हो जाए, मेरा सपना तो पूरा हो ही गया, और सिर्फ इतना नहीं, मेरा अपना बेटा ओलंपिक जा रहा है। देव ने पास के स्क्रीन पर देखा, रवि मैच जीत चुका था। अदम्य जुनून, बहन से प्यार और रघुबीर के सिखाए गुर, इन सब को मिलाकर रवि ने ये जीत हासिल की थी। हालांकि उसे अभी पता नहीं था इस जीत की कीमत क्या थी। गुस्से में देव ने बंदूक तानी, रघुबीर को मारने ही वाला था कि फोगट अपनी टीम के साथ वहां धमका। उसने देव को बंदूक डालने को कहा, पर देव अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था। उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली रघुबीर की तरफ बढ़ गई। कामयाबी का लालच कितना भयानक हो सकता है, ये शायद रघुबीर को देखे बिना समझ ही नहीं आता। कामयाब और मशहूर बनने के लिए कुछ लोग सबसे घिनौने काम करने से भी नहीं हिचकिचाते। खैर, गोली खाने के बाद क्या रघुबीर जिंदा बचेगा? क्या भारती कानून के शिकंजे में आएगी? सब कुछ जानने के बाद रवि की आगे की राह क्या होगी? क्या वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत पाएगा? अपने ही बाप पर गोली चलाने की वजह से क्या देव को सजा मिलेगी, या फिर कुक्की आएगा सबसे बड़ा बदला लेने? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ ग्लोरी सीजन 2 आने तक।